चलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम हेनरी लॉ के बेस पे और सम सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम सम क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज, तो के एच की वैल्यू इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी इसके लिए के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। ग्रेटर फॉर गैसेस विद द लोअर सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी इसके लिए के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ हर एक गैस के लिए कम सेम होगी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस एंड नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो हमने पढ़ चुके हैं कि P इज इक्वल टू के एच, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो मैंने आपको ऐसा पढ़ा था कि यदि हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं 6, तो 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 मल्टीप्लाई बाई 1। इफ वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, इफ वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीजेस। मतलब हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सॉल्युबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ के एच इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ग्राफ गिवन बिलो व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट? चलो, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो सबसे पहले देखो कि ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में HCl का मोल फ्रैक्शन कितना है और उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl के लिए हमने लाइन ड्रॉ की थी। ओके, ग्राफ प्लॉट किया। तो पहले वो देख लो कि एक किसके बेस पे है। अभी तो क्या होता है कि हेनरी लॉ हम पढ़ चुके हैं, एक ही लॉ के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एक ही लॉ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस y एक्सिस पे लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस x एक्सिस पे लिया है और एक KH हो गया। तो y एक्सिस पे लिया है, तो y इज इक्वल टू mx टाइप हो गया। y इज इक्वल टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ही ग्राफ है। अब देखो उसकी स्लोप क्या होगी? m की वैल्यू स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, तो m क्या होगा? KH। तो यहां पे जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? वो जो स्लोप होगा वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट? डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ KH? तो आंसर है वैल्यू ऑफ KH। नेक्स्ट पॉइंट, KH वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है आर्गोन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्माल्डिहाइड और मीथेन के लिए R। तो आर्गोन के लिए A वैल्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए A वैल्यू है, फॉर्माल्डिहाइड के लिए A KH की वैल्यू है, मीथेन के लिए है। अरेंज दिस गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। चलो देखो, KH की वैल्यू गिवन है और सॉल्युबिलिटी हमको मालूम है। इफ वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी एंड KH की वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखना वैल्यू ऑफ KH एंड सॉल्युबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमको बताया गया अरेंज दिस गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। और जब आपको इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी में आपको करना है तो आप क्या करो? बोलो, इफ वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो आप क्या करो? KH की डिक्रीजिंग की वैल्यू के में ऑर्डर में अरेंज कर लो। चलो, इसमें सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसकी है? 40.39 आर्गोन लिख दिया। उसके बाद किसका है? 1.67। ये 1.83 इंटू 10⁻⁵ याद रखना, 10⁻⁵ है। 0.413 उससे कम 0.413 है और उस सबसे ज्यादा कम है A। तो देखो, मैंने KH की वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है।
ये जो KH की वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो सॉल्युबिलिटी किसके ऑर्डर में हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये है सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, याद रख। चलो देखते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सेल टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ना, वहां पे ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। क्यों? कि वहां पे टेम्परेचर कम होता है इसलिए नहीं, प्रेशर कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। यदि प्रेशर कम होगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ऑक्सीजन गैस जो होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, कम होगी। ओके, दूसरी बात ये भी बता सकता हूं कि लोअर प्रेशर होगा तो एयर ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगी, प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए वहां पे ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम होगा। तो हम बोलेंगे लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा H dissolution solution of NH4Cl is greater than 0. What is the effect of temperature on its solubility? तो देखो यहाँ पे डेल्टा H सॉल्यूशन, डेल्टा H डिसोल्यूशन ग्रेटर देन 0 गिवन है, मतलब ए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगी, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, आपको कैसे पता चला एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl ग्रेटर देन 0 है। यदि डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो देखो क्या क्या होता है, NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व करना होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट, तो सॉल्यूशन बनेगा। यदि हम ए रिएक्शन में टेम्परेचर हीट इंक्रीज कर ले, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल सिस्टम क्या करेगा, ट्राइज टू डिक्रीज द टेम्परेचर। डिक्रीज कब टेम्परेचर होगा, जब हीट कंज्यूम होगी। हीट कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में, ए रिएक्शन में कंज्यूम होगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको याद भी रखना है, आपको एग्जाम में स्पीडली करना है, तो याद रख लो। यदि भूल जाओ तब इस तरह कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट वैल्यू, द KH वैल्यू फॉर H2 इन वाटर इज 71.18 किलोबार। हाइड्रोजन की वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इसके लिए KH की वैल्यू होती है 71.18, बट इट्स वैल्यू चेंजेस टू 3.67 बार व्हेन द सॉल्वेंट इज बेंजीन। जब सॉल्वेंट बेंजीन होता है तो KH की वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? तो देखो, जब हम हाइड्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, और बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस है ना, वो नॉन पोलर है, और H2O वो पोलर है। बेंजीन भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, तो लेस सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पे हायर सॉल्युबिलिटी है और यहां पे लेस सॉल्युबल है। क्यों लेस सॉल्युबल है और क्यों हायर सॉल्युबल है, समझ में आ गया कि हाइड्रोजन नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लाइक बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होगा। यदि होगा तो भी लेस डिसॉल्व होगा, लेस सॉल्युबल है। ओके, हेनरी कांस्टेंट KH और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेस सॉल्युबल है, देयरफॉर हायर वैल्यू ऑफ KH, और यहां पे हो जाएगा हायर सॉल्युबिलिटी है, लोअर वैल्यू ऑफ KH।
इसके लिए यहाँ पे KH की वैल्यू है 71.18 किलो बार और यहाँ पे है 3.68 किलो बार। बोलो कुछ डाउट? समझ में आएगा ना? अच्छी तरह आराम से करना है। चलो देखते हो नेक्स्ट पॉइंट। Suggest the most important type of intermolecular interaction on the following pair। तो एक क्वेश्चन तो 11th का है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, तुमने डिफरेंट टाइप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखे थे, याद करो 11th में पढ़े थे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इससे पहले पढ़ा था डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। तो डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स किसके बाद में? यदि दो नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। फिर हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो एक डाइपोल मॉलिक्यूल हो, दूसरा एक मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल हो, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो नॉन पोलर पोलर बन जाएगा, तो हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों डाइपोल डाइपोल हो तो हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो एक आयन होगा और एक पोलर होगा तो हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एच बॉन्डिंग भी हो सकती है। एच बॉन्डिंग कब बनती है? तो याद रखना एच बॉन्डिंग कब बनेगी? जब एक मॉलिक्यूल में फोन FON हो, एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है। तो ये दोनों के बीच में टैओ 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 होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरएक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, हम उसको बोलते हैं एच बॉन्ड। देखते हैं यहाँ पे। चलो क्या है क्वेश्चन? सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग। कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है? तो नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन है ना, वो अल्केन है और अल्केन जो होता है वो नॉन पोलर है। तो नॉर्मल हेक्सेन है वो कौन सा है? नॉन पोलर। नॉर्मल ऑक्टेन है वो भी नॉन पोलर है। तो हेक्सेन भी नॉन पोलर है, ऑक्टेन भी नॉन पोलर है। अब देखो नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन होगा और नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज डिस्पर्जन फोर्स। इट इज नोन एज डिस्पर्जन फोर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्स। उसको हम डिस्पर्जन फोर्स बोलेंगे या लंडन फोर्स। यहां पे देखो I2 कैसा है? नॉन पोलर। CCl4 भी कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में जो इंटरएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। NaClO4, ये NaClO4 है ना, वो आयनिक है, Na+ और आयोनिक कंपाउंड है, आयन से। और ये वाटर है ना, वो पोलर है। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहां पे NaClO4- में आयन है और ये वाटर है, पोलर है। आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना। तो नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। पोलर मॉलिक्यूल में हो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन और पोलर में हो तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो मिथेनॉल और एसीटोन में देखो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ पे चले जाएगा। ऑक्सीजन एक्वायर पार्सली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये मिथेनॉल है, पोलर है। कार्बोनिल एसीटोन में जो C बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ये माइनस और प्लस हो गए पोलर। तो ये भी पोलर है। तो पोलर के बीच में जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे हम?
डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। देखो एक कंपाउंड में H है, एक कंपाउंड में H है और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन है। ये दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है ना, दैट इज नोन एज H बॉन्ड। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक कंपाउंड में हाइड्रोजन हो और दूसरे कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तो ये दो कंपाउंड के बीच में जो इंटरैक्शन है, जो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, इट इज नोन एज H बॉन्ड। तो आप यहां पे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन मत लिख देना, गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम ज्यादा सही कौन सा है, H बॉन्ड। ओके, याद रखें। एसीटोनाइट्राइल, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी पोलर है। ये कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, यहाँ पे O माइनस डेल्टा, H प्लस डेल्टा। तो ये पोलर है और ये पोलर। ये पोलर पोलर के बीच में जो इंटरैक्शन है, दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शन है, दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब देखते हैं वाटर एंड अल्कोहल। देखो वाटर में H प्लस डेल्टा, O माइनस डेल्टा, O माइनस डेल्टा, H प्लस डेल्टा। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेम हियर। अब देखो क्या होगा, एक कंपाउंड का H प्लस और दूसरा कंपाउंड का ऑक्सीजन, क्या बना है, H बॉन्ड। तो दो कंपाउंड है, यदि नॉन पोलर कंपाउंड होंगे तो इसके बीच में हम क्या बोलेंगे, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। दोनों पोलर होगा तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। एक आयन एक पोलर होगा तो आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब जब दोनों पोलर होगा ना, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होता है, तो देख लो ना स्पेसिफिक टाइप का डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं है, मतलब H बॉन्ड है या नहीं है। ओके, वो चेक कर लो। अब देखते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन, arrange the following in the increasing order of their solubility। अब जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। याद रखना, क्या बताया, फिर से याद रखना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जितना इंटरैक्शन ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। याद रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जितना इंटरैक्शन ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में एक और एक बता दूं आपको। जब हम सॉल्यूट होता है ना, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ जब हम सॉल्वेंट लेते हैं ना, तो इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन होता है। जब सॉल्यूशन बनता है, ये तो होगा ही, साथ साथ में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा भी बता दूं कि यदि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन, जो पहले जो इंटरैक्शन एग्जिस्ट है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरैक्शन जो एग्जिस्ट है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरैक्शन जो एग्जिस्ट है, उससे यदि ये ज्यादा इंटरैक्शन होगा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जितना इंटरैक्शन ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन ज्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो देख लो यहाँ पे, बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, arrange the following in the increasing order of solubility in normal octane and explain। चलो, तो आपको सॉल्वेंट दिया गया है, नॉर्मल ऑक्टेन है। नॉर्मल ऑक्टेन में आप साइक्लोहेक्सेन, KCl, मिथेनॉल और एसिटोनाइट्राइल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी को लिखिए। चलो, साइक्लोहेक्सेन और नॉर्मल ऑक्टेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन ले तो क्या है, बोलो, नॉन पोलर है।
और नॉर्मल एक्टेन भी कौन सा है? नॉन पोलर। बोलो नॉन पोलर में इंटरेक्शन क्या होगा? ज्यादा। इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो हायर सॉल्युबल कंपाउंड है, हाईली सॉल्युबल, ये हाईली सॉल्युबल होगा। अब देखो KCl है ना, आयोनिक कंपाउंड है, K+Cl-, और नॉर्मल ऑक्टेन होता है ना नॉन पोलर। याद रखना, आयोनिक कंपाउंड होता है ना वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। आयोनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्यूबल में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो है इनसॉल्यूबल। इथेनॉल ये पोलर है और एसिटोनाइट्राइल भी पोलर है। तो देखो अब मैं बताता हूं, तो साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है। ओके, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है तो नॉर्मल ऑक्टेन भी नॉन पोलर है, तो इसमें डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? साइक्लोहेक्सेन की सॉल्युबिलिटी होगी। और KCl कैसा है? आयोनिक है। आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक नॉर्मल ऑक्टेन में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। अब देखो ये दोनों को यहां पे अरेंज करना है। मिथेनॉल पोलर है और ये भी पोलर है, लेकिन ये मोर पोलर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर पोलर होगा, याद रखना। F और H, फॉन O और H, जो हमने वो याद रखा है ना H बॉन्ड के लिए, वही। तो यहाँ पे मोर पोलर है और यहाँ पे लेस पोलर। जो पोलर होगा ना वो नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा। जितनी पोलैरिटी ज्यादा है कंपाउंड में उतनी नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस दोनों में किसकी पोलैरिटी ज्यादा है? ए, इसका कम होगा सॉल्युबिलिटी, तो किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी? मिथेनॉल। उसके कंपैरिजन में एसिटोनाइट्राइल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमको अरेंज करना था ये चार कंपाउंड, KCl, मिथेनॉल, CH3CN और साइक्लोहेक्सेन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉर्मल ऑक्टेन में उसकी सॉल्युबिलिटी देखी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग इट्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल। कौन इनसॉल्युबल है, कौन पार्शियली सॉल्युबल है, कौन हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो यहां पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। यहां पे सॉल्वेंट कौन था? नॉर्मल ऑक्टेन, नॉन पोलर था। याद रखना, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है सबसे ज्यादा, और पोलर किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में। अब देखो, और हमारे में नॉर्मली हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं? यूनिवर्स सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं? वाटर। तो हमारे में नॉर्मली वाटर में ही हम डिसॉल्व होने की बात करते हैं। तो देखो क्या होगा। चलो फिनॉल कैसा होगा? तो फिनॉल वाटर में लेस सॉल्युबल है, मतलब पार्शियली सॉल्युबल है। क्यों? देखो फिनॉल में दो ग्रुप है, एक OH ग्रुप है वो पोलर है, लेकिन ये जो फिनाइल रिंग है वो नॉन पोलर है। तो फिनॉल में दो ग्रुप है, पोलर भी है और नॉन पोलर है। ये जो पोलर ग्रुप होता है ना OH, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये जो नॉन पोलर ग्रुप है इसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, तो ये पार्शियली सॉल्युबल है। तो फिनॉल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? कि OH तो पोलर है, लेकिन फिनाइलिंग रिंग है, वो फिनाइल रिंग नॉन पोलर है, इसीलिए वो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। अब बात करते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में देखो अल्काइल ग्रुप कौन सा है? नॉन पोलर। बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग भी कौन सा है? नॉन पोलर। और वाटर क्या है? पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, therefore toluene is insoluble in polar solvent like water. थर्ड वन देखते हम, फॉर्मिक एसिड।
तो फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, देखो H C डबल बॉन्ड O OH। तो फॉर्मिक एसिड ना वो पोलर है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, और वाटर भी क्या है, पोलर। तो दूसरा एक यहां पे चीज देखो, यहां पे H बॉन्ड पॉसिबल है, देखो यहां पे H बॉन्ड जब भी पोलर होता है और साथ साथ में H बॉन्ड पॉसिबल होता है, रखना हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो याद रखना फॉर्मिक एसिड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। तो फॉर्मिक एसिड है ना वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो सॉल्युबल तो है लेकिन H बॉन्ड भी बनता है, इसलिए उसके हायर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल की फॉर्मूला है CH2CH2OH OH। तो लो पोलर होगा कि नहीं होगा, देखो OH में कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है तो H प्लस डेल्टा O माइनस डेल्टा, H प्लस डेल्टा O माइनस डेल्टा। भाई पोलर तो है, वाटर भी पोलर है, लेकिन देखो वाटर के साथ H बॉन्ड बनाता है, highly soluble in water due to H bond। तो इथिलीन ग्लाइकोल इज highly soluble in water, इथिलीन ग्लाइकोल इज highly soluble in water due to formation of H bond। आपको एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल CH3CH2OH, चलो चेंज कर लो, इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, और बोल सकते हो इथेन 1,2 डायोल, और ग्लिसरॉल। किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, सब पोलर ही है, इथेनॉल भी पोलर है, इथिलीन ग्लाइकोल भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो देखो किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो इथेनॉल में सिर्फ एक OH है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक OH ही बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा। यदि इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 OH ग्रुप है ना बॉन्ड बनाते हैं, और इथिलीन ग्लिसरॉल में 3 OH है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ तीनों 3 OH पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। और जितना H बॉन्ड ज्यादा बनता है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा हो, जितना फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड ज्यादा हो, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो याद रखना यदि अल्कोहल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना OH ग्रुप ज्यादा होगा उतना H बॉन्ड ज्यादा बनेगा, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होगी। तो इथेनॉल के कंपैरिजन में इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल के कंपैरिजन में प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल की सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा है, याद रखिए। अब देखो क्लोरोफॉर्म, तो एक केस याद रखना है। तो क्लोरोफॉर्म है ना इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि H bonds आर फॉर्म, H bond तो बन जाता है लेकिन ऑल्दो पार्शियल इज प्रेजेंट, ऑल्दो पोलैरिटी इज प्रेजेंट। देखो इसके बारे में क्या बताता हूं, जब क्लोरोफॉर्म और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना उससे वीक होता है। मैंने बताया था सॉल्यूबल कब ज्यादा होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज्यादा होगा, तब सॉल्यूबल होगा। यहां पे यदि हम क्लोरोफॉर्म को वाटर में ऐड कर दो, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना वो वीक इंटरेक्शन होता है कंपेयर टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन, इसलिए वो सॉल्यूबल नहीं है। ऐसा हम पढ़ेंगे जब हम राउट लॉ पढ़ेंगे, वहां पे हम डेविएशन पढ़ेंगे, राउट लॉ में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी साथ साथ में ले लिया है, आपको समझ में नहीं आया फिर भी ले लिया है क्योंकि एक टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो, वरना क्या होता है आज पढ़ाया, आज जो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ वो नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट होगा तब
फिर से पढ़ाना वो तब करेंगे तो समझ में आएंगे, ऐसा करेंगे ना तो फिर रह जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 बार पढ़ा लेंगे, अभी वो पढ़ा लेंगे, मोस्ट टाइप भी पढ़ा लेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा क्या है, हाँ कुछ ऐसा है, क्लोरोफॉर्म में कुछ ऐसा होता है। जब हम क्लोरोफॉर्म और वाटर का पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा, हाँ ये हमने पढ़ा था यार, उस टाइम समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया, ऐसा होगा, तो फिर याद रहेगा। ओके, इसलिए मैं करवाता हूँ, समझ में आता है या नहीं आता है पॉइंट। ओके, लेकिन याद रखना हम आगे पढ़ने वाले पॉइंट अभी नहीं समझ में आया था। पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल पार्शियली सॉल्युबल है। अब देखो मैं इस तरह बताता हूँ, मिथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेनॉल, जो अल्कोहल में OH है तो वो पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बना देता है, इसलिए मिथेनॉल हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इस तरह इथेनॉल भी, तो ये भी H बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन ये पार्शियली सॉल्युबल है। क्यों? देखो यहां पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप इंक्रीज होता है, ब्रांच चेन इंक्रीज होती है ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना नॉन पोलर है। तो यहां पे पेंटेनॉल में OH तो पोलर है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन की जो ग्रुप है वो नॉन पोलर है। तो ये जो नॉन पोलर ग्रुप होता है ना, वो H बॉन्ड अच्छी तरह बनाने में डिस्टर्बेंस करता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है। H बॉन्ड अच्छी तरह बनाने, मतलब H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे अल्कोहल में याद रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होगी, कि कार्बन की चेन लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो मुझको बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल से कम कौन होगा? इथेनॉल। इथेनॉल से कम प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से कम ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल से कम पेंटेनॉल। और पेंटेनॉल तो कैसा है? पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह कंसेप्ट वाइज पढ़ो, जितना कंसेप्चुअल स्टडी होगा ना उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, इतना कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखो।